कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का बारी बारी जवाब नहीं दे पाती हूँ, कारण है मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ स्टोरी बनाने में ही। एडिटिंग, वॉइस ओवर, पेस्टिंग, कहानी का सिलेक्शन, इतना सारा काम होता है कि मेरे लिए आप सभी के जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत लोग ये बात पूछ रहे हैं कि मेरी मदर कैसी है और मैं कैसी हूँ। मैंने वीडियो में पहले भी बताया है और फिर मैं अभी भी बता रही हूँ। मेरी मदर महादेव के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे गले में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो काफ़ी हद तक ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोग मेरे जवाब ना देने की वजह से नाराज़ मत हुआ करिए। घर के अंदर कदम रखते ही जैसे पूरे पुराना हाउस में एक अलग ही रौनक लौट आई थी। नैना जी की आंखों में सुकून था, दिग्विजय जी के चेहरे पर संतोष और अवनी के मन में एक अजीब सी तसल्ली कि आखिरकार ये परिवार फिर से एक छत के नीचे खड़ा था। राजवीर और बाकी सब भी अवनी के आसपास जमा हो गए थे और वो मुस्कुराते हुए सबसे बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार आर्यवीर पर चली जाती थी। वो बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा था, मगर जो उसे करीब से जानता था वो समझ सकता था कि विक्रम जी के सामने आने के बाद उसके भीतर कितनी उथल पुथल चल रही थी। विक्रम जी थोड़ी दूरी पर खड़े थे, उनकी नज़रें बार बार अपने बेटे पर चली जाती थी, लेकिन बरसों की दूरियां और अनगिनत गलतियों ने उनके कदमों को जकड़ रखा था। तभी अवनी धीरे धीरे सबके बीच से निकलकर आर्यवीर के पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा तो उसने बस हल्के से सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। उस एक स्पर्श में जैसे हजारों बातें छुपी थी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, साथ में सुधरते हैं, उसकी आंखें जैसे यही कह रही थी। तभी नैना जी ने सबको बैठने के लिए कहा और माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। राजवीर अपनी आदत के मुताबिक हंसी मजाक शुरू कर चुका था और दिग्विजय जी भी बीच बीच में मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। अवनी भी सबके साथ बैठ गई, मगर उसने महसूस किया कि विक्रम जी अब भी खुद को सबसे अलग रखे हुए हैं। उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे तो अवनी चुपचाप उठी और पानी का एक गिलास लेकर विक्रम जी के पास पहुंची। डैड, पानी, उसने बेहद सहजता से कहा। विक्रम जी ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखें फिर से भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास लिया और धीमे से मुस्कुरा दिए। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस उनके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिए। उसी पल सीढ़ियों की तरफ बढ़ता आर्यवीर भी रुक गया। उसने ये दृश्य देखा और कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल के भीतर जैसे कोई जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। रात ढलने लगी थी, सब अपने कमरों में जा चुके थे। अवनी जब अपने कमरे में पहुंची तो देखा आर्यवीर बालकनी से खड़ा दूर आसमान की तरफ देख रहा था। वो चुपचाप उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों बिना बोले खड़े रहे, फिर अवनी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हर दर्द को पकड़कर रखने से दर्द कम नहीं होता आर्य, उसने बहुत नरमी से कहा। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी, मगर इस बार वो उसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अवनी ने मुस्कुराकर उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। कुछ रिश्ते माफ़ी मांगने से नहीं, एक मौका देने से ठीक होते हैं, वो फुसफुसाई। आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर कस लिया। शायद पहली बार वो अपने भीतर की लड़ाई हारना चाहता था। शायद पहली बार उसे लग रहा था कि अकेले लड़ते लड़ते वो थक चुका है, और शायद पहली बार उसे ये एहसास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में अवनी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसका सुकून, उसकी ताकत और उसके बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने वाली सबसे मजबूत डोर बन चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी, लेकिन उस कमरे में जैसे दो दिलों के बीच की दूरियां आखिरी बार सिमट रही थी। अवनी ने आर्यवीर को अपने गले लगाकर महसूस किया कि उसके भीतर कितनी बातें अब भी दब कर रह गई थी। आर्यवीर ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो धीमे स्वर में बोला,
मैं भी चाहता हूँ डैड को माफ़ करना, सच में चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन जब भी उनके सामने जाता हूँ ना जाने क्यों बचपन की वही बातें मेरे सामने खड़ी हो जाती है। ऑफिस से लौटकर भागते हुए उनके पास जाना, उनका एक बार मुझे देखकर मुस्कुरा देना चाहना और फिर अगले ही पल किसी काम में व्यस्त हो जाना। उनके पास बैठने की कोशिश करना और उनका मेरा सिर सहलाने की बजाय किसी फाइल में खो जाना। शायद उन्हें कभी एहसास भी नहीं हुआ कि उनका एक छोटा सा बेटा सिर्फ उनका थोड़ा सा वक्त चाहता था। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैंने उनसे नफ़रत नहीं की अवनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खालीपन मेरे अंदर रह गया। इसलिए आज भी उनके सामने जाता हूँ तो बेटा बनने से पहले वही छोटा बच्चा जाग जाता है जो उनका इंतज़ार करता रह गया था। अवनी की आंखें भी नम हो गई। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। मैं सब समझती हूँ आर्य, सब समझती हूँ, आपकी हर भावना समझती हूँ मैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी गलती समझ जाए, सच में पछताने लगे, तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? आर्यवीर चुपचाप उसे देखता रहा। अवनी हल्का सा मुस्कुराई। याद है ना, आपने मुझसे क्या कहा था कि क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे तुम एक मौका भी नहीं दे सकती? आपने मुझे समझाया था कि रिश्ते माफ़ करने से मजबूत होते हैं। तो वही बात डैड पर भी तो लागू होती है ना? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जो बचपन आपको उनसे नहीं मिला वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आने वाला समय है उसे तो खूबसूरत बनाया जा सकता है ना आर्य। आपने देखा नहीं उनकी आंखों में कितना पछतावा है। वो हर बार आपको देखते हैं जैसे खुद को माफ़ नहीं कर पाते। इस उम्र में उन्हें सबसे ज़्यादा अपने बेटे की ज़रूरत है आर्य। आप उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद हो। आर्यवीर की पलकों पर नमी उतर आई। अवनी ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, डैड ने भी गलतियां की थी। शुरू में तो वो मुझे भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए कितना प्यार करते हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, मैंने भी की। रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों तरफ से हम एक कदम बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ कि आपके और डैड के बीच भी वही रिश्ता बने। मैं चाहती हूँ कि आने वाले सालों में जब मैं आप दोनों को साथ देखूँ तो मुझे लगे कि किस्मत ने देर की थी, लेकिन सब ठीक कर दिया। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। आर्यवीर बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं वादा तो नहीं कर सकता बीबी कि सब एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। अवनी की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर उसके गाल को चूम लिया। बस मुझे इतना ही चाहिए था। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे को अपने माथे से लगा लिया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। अवनी बिस्तर पर बैठी उसे जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, अब सब ठीक हो रहा है, बस आर्या और डैड का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाए, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद आर्यवीर बाहर आया। वो अब काफ़ी शांत लग रहा था। उसने बिस्तर पर आकर सिर पीछे टिका लिया। अवनी भी कपड़े बदलकर बाहर आई और बिना कुछ कहे उसके पास जाकर उसकी बाहों में समा गई, जैसे वही उसकी सबसे सुरक्षित जगह हो। आर्यवीर ने तुरंत उसे अपने करीब कर लिया। उसकी उंगलियां अवनी के बालों में उलझ गई। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया और धीमे स्वर में बोला, आई लव यू साना। अवनी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आई लव यू टू। उनकी धीमी सी आवाज़ आर्यवीर के दिल तक उतर गई। उसने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया। बाहर रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में दो दिलों को एक अजीब सा सुकून मिल चुका था। कुछ ही देर बाद बातें थम गई, धड़कनों की रफ्तार भी शांत होने लगी और एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए दोनों गहरी नींद में खो गए। आने वाले कल में क्या होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उस रात दोनों को इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि अब चाहे जो भी आए वे उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। विक्रम जी भारी कदमों से अपने कमरे में आ चुके थे। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन उनके भीतर जैसे तूफान चल रहा था। वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और दूर अंधेरे में देखते रहे। उनकी आंखों में नमी तैर आई थी। आज तक उन्होंने इतने दिनों बाद अपने बेटे को सामने देखा था। तब एक पल के लिए लगा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद आर्यवीर उनके गले लग जाएगा, शायद बरसों की दूरी एक ही पल में मिट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आरिवीर ने उनके पैर तो छुए, मगर उसके बाद जो दूरी उसके कदमों में थी वही दूरी उसके दिल में भी साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम जी की उंगलियां खिड़की के किनारे पर कस गई। उनकी आंखों से एक आंसू निकल कर गालों पर लुढ़क आया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पीछे से नैना जी आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे से विक्रम जी के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि विक्रम जी की सारी मजबूती जैसे एक पल में टूटने लगी। उन्होंने तुरंत दूसरी तरफ चेहरा घुमाया और आंखों की नमी छिपाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है नैना, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन नैना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। विक्रम, उनकी आवाज़ बेहद कोमल थी, सच्चाई से भागने की कोशिश मत कीजिए। अगर दिल में दर्द है तो उसे महसूस कीजिए। हर बार मुस्कुराकर खुद को मजबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। विक्रम जी चुप रहे। नैना जी उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपकी आंखें बता रही है कि आप टूट रहे हैं। अपने बेटे की बेरुखी आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ज़रूरी नहीं कि दर्द सिर्फ औरतों को होता है, मर्द भी रोते हैं विक्रम, उनकी आंखों से भी आंसू बहते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया। बस फिर क्या था, बरसों से भीतर अपने दबा कर रखे हुए भाव जैसे रास्ता ढूंढ चुके थे। विक्रम जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नजरें झुका ली। बहुत मुश्किल हो रहा है नैना, उनकी आवाज़ भर्रा गई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। नैना जी ने बिना कुछ कहे उनका हाथ थाम लिया। विक्रम जी बिस्तर पर बैठ गए और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जब तक आर्य मुझसे नफरत करता था तब तक शायद मुझे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं था। मैं सोचता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हर दिन उसकी आंखों में अपने लिए वही दूरी देखकर सांस घुटती है मेरी। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उसे बेटा कहकर गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द दिखता है ना, वो मुझे रोक देता है। मुझे लगता है उसका गुनहगार हूँ मैं, उन दर्द की वजह हूँ मैं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं नैना, बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। मैंने उसके बचपन का वो हिस्सा छीन लिया जो शायद किसी बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब उसे अपने पिता के साथ खेलने की ज़रूरत थी तब मैं अपने अहंकार और अपनी सोच में उलझा हुआ था। जब मेरे कंधे की ज़रूरत थी उसे, तब मैं उससे दूर खड़ा रहा। जब उसे मेरी तारीफ़ चाहिए थी तब मैंने उसकी कमियां निकाली, और आज उनकी आंखें फिर भर आई। आज मैं उसके एक प्यार भरे शब्द के लिए तरस रहा हूँ। नैना जी की आंखें भी नम हो गई थी। उन्होंने धीरे से उनका हाथ दबाया। विक्रम जी टूटे हुए स्वर में बोले, मैं उसका बचपन वापस नहीं ला सकता नैना, चाहे पूरी ज़िंदगी कोशिश कर लूँ। मैं वो दिन वापस नहीं ला सकता जब मेरा बेटा मेरे पास आना चाहता था और मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन मैं आज उसका सहारा बनना चाहता हूँ। उसके जीवन के बचे हुए हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो मुझे फिर से अपने पिता की नज़र से देखे। क्या मुझे इतना हक नहीं मिल सकता? क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सुनकर किसी का भी दिल भर आए। नैना जी तो उनकी पत्नी थी। उनके पास बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मौका ज़रूर मिलेगा विक्रम, क्योंकि आपका बेटा आपसे नफ़रत नहीं करता। अगर नफ़रत करता तो आज भी आपके पैर नहीं छूता। उसके दिल में सिर्फ दर्द है और दर्द को भरने में समय लगता है। विक्रम जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। नैना जी ने आगे कहा, आपने गलती की थी ये सच है, लेकिन आप बदल भी चुके हैं, ये भी उतना ही बड़ा सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिछले कुछ सालों में आप कितने बदले हैं। आप हर उस कमी को पूरा करना चाहते हैं जो कभी रह गई थी। बस आरी को ये महसूस करने में थोड़ा समय लगेगा। विक्रम जी ने भीगी आंखों से उनकी तरफ देखा। नैना जी मुस्कुरा रही थी। और एक बात बताऊं, आपकी बहू आपके पक्ष में है। आज मैंने उसकी आंखों में देखा, वो चाहती है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये कर भी दिखाएगी। विक्रम जी की आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद जगी। सच? उन्होंने धीमे से पूछा। हाँ, नैना जी मुस्कुराई, क्योंकि अवनी सिर्फ आरी की पत्नी नहीं है, वो इस परिवार की डोर है और वो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना जानती है।
कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। फिर विक्रम जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब दर्द था, लेकिन उसके साथ एक उम्मीद भी थी। उन्होंने धीरे से सिर नैना जी के कंधे पर टिका दिया। शायद बरसों बाद वो खुद को इतना कमज़ोर होने दे रहे थे। नैना जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक होगा विक्रम, थोड़ा धैर्य रखिए। जिस दिन आपका बेटा अपने दिल का बोझ उतार देगा, उस दिन वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। विक्रम जी ने आंखें बंद कर ली। उनके पलके से फिर एक आंसू निकला, लेकिन इस बार उस आंसू में सिर्फ दर्द नहीं था, उम्मीद भी थी। एक ऐसी उम्मीद कि शायद बहुत जल्द उनका बेटा फिर से उन्हें डैड कहकर उसी अपनापन से पुकारेगा जिसका इंतज़ार वो इतने वर्षों से कर रहे थे। सुबह का वक्त था। खिड़की से आती हल्की सुनहरी धूप कमरे में फैल चुकी थी। आर्यवीर ब्राउन कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। उसने अपने कानों के पास हल्का सा परफ्यूम स्प्रे किया और उंगलियों से अपने सिल्की बालों को पीछे करते हुए खुद को एक नज़र देखा। चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जो किसी भी मीटिंग को उसके नाम कर सकती थी। वो कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि तभी दरवाज़ा खुला और अवनी हाथ में कॉफ़ी मग लिए अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही आर्यवीर पर पड़ी, उसके कदम वहीं ठहर गए। कुछ पल के लिए वो बस उसे देखती रह गई। ब्राउन सूट में तैयार खड़ा उसका पति सच में किसी बिजनेस मैगजीन के कवर मॉडल जैसा लग रहा था। आर्यवीर ने उसकी नज़रों को खुद पर टिका हुआ महसूस किया तो उसके होठों पर शरारती मुस्कान तैर गई। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बीबी, ऐसे क्या देख रही हो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। तुम्हारा ही पति हूँ, जी भर कर देख लो। अगर नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊँ तो बता सकती हो। वैसे भी मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का। इतनी खूबसूरत बीबी घर पर हो तो आदमी काम पर जाने के बारे में क्यों ही सोचे। अवनी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी थी। हैंडसम लग रहा हूँ ना बेबी? हैंडसम नहीं, वो धीरे से बोली। आप तो जहर लग रहे हैं, बिल्कुल जहर। आर्यवीर के चेहरे पर एक कतिलाना मुस्कान फैल गई। उसने अपना ब्लेजर उतार कर बेड पर फेंक दिया। बस अब ऑफिस नहीं जाता मैं, ऐसी तारीफ के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अवनी तुरंत होश में आई और उसका ब्लेजर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? और ज़्यादा गलतफहमी मत करिए, आप इतने भी हैंडसम नहीं लग रहे हैं। जल्दी से कॉफ़ी पीजिए और नीचे चलिए, मॉम नाश्ते के लिए बुला रही हैं। ये बोलकर वो आर्यवीर से नज़रें चुरा कर कबर्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन आर्यवीर कहाँ मानने वाला था। वो फिर एक कदम आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सोच लो बीबी, ज़बरदस्ती ऑफिस भेज रही हो। तुम्हारे पति पर बहुत लड़कियों की नज़र रहती है, कहीं किसी ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो। इतना सुनते ही अवनी ने उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। अवनी, आर्यवीर सिंह खुराना नाम है मेरा। सपने में भी ये सोचने की गलती मत कीजिएगा आप कि कोई आपकी तरफ नज़र उठाएगी और मैं उसे छोड़ दूंगी। पहले उसका हिसाब करूंगी, फिर आपका। आर्यवीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर प्यार से अपने होठ रख दिए। कूल डाउन बीबी, तुम्हारे पति की अभी मौत नहीं आई है जो वो किसी और की तरफ देखेगा, और किसी और की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे पति की तरफ नज़र उठाकर देखे। तुम्हारा पति तो खुद तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है, वो कैसे ही किसी दूसरे की तरफ देख सकता है। पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए जाना। अवनी अपनी ही हरकत पर शर्मा कर नजरें झुका गई। आर्यवीर ने आगे बढ़कर उसके होठों को हल्का सा छू लिया। कॉफ़ी खत्म की और आखिरकार ऑफिस के लिए निकल गया। आज कई दिनों बाद वो ऑफिस जा रहा था। ब्लैक लग्जरी कार ऑफिस बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। जैसे ही वो बाहर निकला, रिसेप्शन से लेकर कॉरिडोर तक मौजूद स्टाफ सतर्क हो गया। उसकी शादी की खबर सुनकर पहले ही कई दिल टूट चुके थे, लेकिन उसे सामने देखकर आज भी कुछ लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थी। ऑफिस की कई फीमेल एम्प्लॉयज़ ने उसे देखते ही एक दूसरे की तरफ नज़रें मिलाई। किसी ने हल्की सी आँख भरी तो किसी ने मन ही मन सोचा कि काश किस्मत थोड़ी मेहरबान होती। लेकिन आर्यवीर हमेशा की तरह सीधा आगे बढ़ता गया, ना किसी की तरफ देखा, ना किसी की मुस्कान का जवाब दिया। उसके कदमों में वही रौब था, वही शेर जैसी चाल थी जो लोगों को खुद ब खुद रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर देती थी।
हर कोई सिर झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था और वो हल्का सा सिर हिलाकर आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने केबिन में पहुंच गया। उसके आने से पहले ही समीर सारी फाइलें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उसकी टेबल पर रखवा चुका था। उसने अपना बेजल कुर्सी पर टांगा, घड़ी उतार कर टेबल पर रखी और सामने पड़ी फाइल खोल ली। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा ध्यान काम में लग गया। वो हर पेज बड़ी बारीकी से पढ़ रहा था। उसकी तेज नज़रें एक भी छोटी गलती को नहीं छोड़ रही थी। पूरे केबिन में सिर पन्ने पलटने की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। आदित्य बिना नॉक किए सीधे आर्यवीर के केबिन में घुसा और सामने उसे फाइल्स में बिजी देखकर मुस्कुरा दिया। आर्यवीर ने जैसे ही नज़र उठाई, अपने दोस्त को सामने देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आया और दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे की पीठ थपथपा दी। कैसा है मेरा भाई? आदित्य ने हंसते हुए पूछा। मैं बढ़िया हूँ, तू बता? आर्यवीर वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। आदित्य सामने वाली चेयर पर बैठ गया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मैं तो ठीक हूँ। पहले ये बता, तेरे और भाभी के बीच सब ठीक हो गया ना? अवनी का नाम सुनते ही आर्यवीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने फाइल बंद करते हुए सिर हिला दिया। हाँ यार, अब सब ठीक है। उसके चेहरे की चमक देखकर आदित्य भी खुश हो गया। सच बोलूं, आज तेरे चेहरे पर जो सुकून दिख रहा है ना, वो बहुत दिनों बाद दिख रहा है। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में शैतानी उतर आई। मेरे और अवनी की छोड़, तू बता, तेरा और रिया का क्या चल रहा है? आदित्य का चेहरा देखते ही बन रहा था। क्या मतलब? उसने नजरें चुराते हुए कहा। मतलब वही जो मैं समझ रहा हूँ। पता चला है मुझे कि जनाब 2-3 बार रिया से मिल भी चुके हैं। कहीं मेरा दोस्त प्यार वार में तो नहीं पड़ गया? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुझे कैसे पता चला? आर्यवीर कुर्सी पर पीछे सर टिकाते हुए बोला। तुझे क्या लगता है आर्यवीर सिंह खुराना से कोई बात छिपी रह सकती है? आदित्य के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई, जिसे वो लाख छुपाने की कोशिश कर रहा था। यार, वो कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए बोला। सच बताऊं तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आर्यवीर ने तुरंत कहा। लो भाई, आखिरकार हमारे शेर को प्यार हो ही गया। मजाक मत उड़ा यार, मैं सीरियस हूँ, आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा बाबा, नहीं उड़ा रहा, आगे बता। यार, वो बहुत अच्छी है, समझदार है, खूबसूरत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? बहुत खतरनाक है वो। आदित्य की बात सुनकर आर्यवीर का माथा सिकुड़ गया। खतरनाक? हाँ भाई, एक बार बता रही थी कि कॉलेज में किसी लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया था। फिर क्या? उसने उस लड़के की ऐसी धुनाई की कि 8 दिन तक कॉलेज ही नहीं आया। कुछ सेकंड तक केबिन में खामोशी छाई रही और फिर आर्यवीर खुलकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में पानी आ गया। यार, तू हंस क्यों रहा है? आदित्य ने नाराज होकर कहा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू उस लड़के से प्यार करता है जिससे तू खुद इतना डरता है। डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सावधान रहता हूँ। झूठ मत बोल, तेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि तू प्रपोज करने से पहले अपनी लाइफ एश्योरेंस करवाना चाहता है। आर्यवीर फिर हंस पड़ा। भाई, मेरी फीलिंग तो समझ, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता प्रपोज कैसे करूँ। आदित्य ने सिर पकड़ते हुए कहा। सीधी सी बात है, जाकर बोल दे, और अगर उसने पीट दिया तो मेरे पास आ जाना, इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आर्यवीर ने गंभीर चेहरा बनाकर अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। वाह, क्या सलाह दी है, आदित्य ने ताली बजा दी। अच्छा छोड़, अब तुझे इस सीरियस बात बताता हूँ। अवनी ने बताया था कि जिस लड़के को उसने पीटा था वो कोई मवाली टाइप लड़का था। तू वैसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर डर किस बात का है तुझे? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला। डर रिजेक्शन का है यार। इस बार आर्यवीर की हंसी थोड़ी कम हो गई। उसने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देख, अगर तू सच में उसे पसंद करता है तो बोल दे, कम से कम बाद में ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि कोशिश ही नहीं की। आदित्य ने लंबी सांस छोड़ी। कभी कभी लगता है वो भी मुझे पसंद करती है, बस यही तो बीमारी है प्यार की। आर्यवीर फिर मुस्कुरा दिया। एक मुस्कान देखो तो लगता है उसे पसंद करती है, 2 घंटे रिप्लाई ना आए तो लगता है नफरत करती है। आदित्य अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत है भाई, ओनी ने मुझे पीएचडी करवा रखी है इस फील्ड में। दोनों जोर से हंस पड़े।
ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। आदित्य आखिरकार बोल पड़ा। ये हुई ना बात, आर्यवीर ने कहा, लेकिन अगर उसने मुझे पीट दिया ना तो मैं सीधे तेरे पास ही आऊँगा। कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल मैं खुद लेकर जाऊँगा। तू कहे तो पहले ही एक सीट मैं बुक कर दूँ। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तू जो समझ ले, आर्यवीर ने जवाब दिया और अगले ही पल दोनों दोस्तों की हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी। अवनी अपने कमरे में बेड पर आराम से बैठी हुई थी। फ़ोन उसके हाथ में था और वो अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद वैसी सुकून भरी मुस्कान थी जो दिल में पूरी तरह हल्का हो जाने के बाद आती है। सब बहुत अच्छा है मम्मी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आज शाम मैं आर्य के साथ डिनर के लिए आपके पास आने वाली हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। उधर से शायद माँ ने कुछ कहा क्योंकि अगले ही पल वो हल्का सा हंस पड़ी। अरे सच में अब सब ठीक है, आप बस शाम का इंतज़ार कीजिए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और बिना किसी औपचारिकता के कोई अंदर आया। अवनी ने जैसे ही नज़र उठाई अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। रिया, वो लगभग उछलते हुए बेड से नीचे उतरी और भागकर अपनी सबसे प्यारी दोस्त के गले लग गई। दोनों कई सेकंड तक एक दूसरे को पकड़े हंसती रही। तू यहाँ कैसे? अवनी ने अलग होते ही पूछा। और तुझे पता कैसे चला? रिया ने अपने बाल पीछे करते हुए मुस्कुरा कर कहा। आदित्य से लिया है मैडम, बस इतना सुनना था कि अवनी की आंखों में तुरंत शरारत उतर आई। उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और रिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। रिया समझ गई कि अब उसकी खैर नहीं है। क्या मतलब? उसने अनजान बनने की कोशिश की। मतलब ये कि तू और आदित्य, चल जल्दी बता, बात कहाँ तक पहुँची है? प्रपोज किया या अभी भी सिर्फ आंखों आंखों में कविताएं चल रही है? रिया के गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो बेड पर बैठते हुए बोली, यार यही तो समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है उसे भी मैं पसंद हूँ, फिर अगले ही पल लगता है शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। और अवनी उसके बगल में बैठ गई। और क्या, मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे, लेकिन बंदा है कि दोस्ती से आगे बढ़ता ही नहीं। कभी कभी तो लगता है उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अवनी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात वो बहुत सच्चा है। अगर वो जल्दी कुछ नहीं कह पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। रिया ने लंबी सांस छोड़ी। फिर क्या करूं? अवनी के चेहरे पर वही पुरानी शैतानी मुस्कान लौट आई। अगर वो तुझे प्रपोज नहीं कर रहा तो तू ही कर दे। मैं? रिया की आंखें गोल हो गई। हाँ तू, मेरी शेरनी दोस्त, कब से किसी लड़के के प्रपोजल का इंतजार करने लगी? दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखती रही और फिर एक साथ हंस पड़ी। वैसे बात तो तू सही कह रही है, रिया ने सिर हिलाया। लड़के ही हमेशा पहला कदम क्यों बढ़ाएं? प्यार अगर दोनों तरफ है तो थोड़ा डेयरिंग काम लड़की भी तो कर ही सकती है ना। वही तो, अवनी ने उत्साहित होकर कहा। और वैसे भी तू बचपन से ऐसी ही रही है, जो दिल में होता है वो कर देती है। अब यहाँ आकर इतनी शरीफ क्यों बन रही है? रिया ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और बोली, डन, आज शाम कुछ स्पेशल प्लान करती हूँ उसके लिए, और अगर मौका मिला तो मिस्टर आदित्य को सीधे प्रपोज कर दूंगी। अवनी ने भी उसका हाथ थपथपाया। यही हुई ना बात? दोनों ने हंसते हुए हाई फाई कर दी। फिर अचानक रिया को कुछ याद आया और उसने आंखें सिकोड़ कर अवनी की तरफ देखा। वैसे मैं तेरे बारे में तो पूछना भूल ही गई। क्या? तेरे और जीजू के बीच अब सब ठीक है ना? अवनी के चेहरे पर अनायासी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब सब बिल्कुल ठीक है। उसके चेहरे की चमक देखकर रिया सब समझ गई। वाह, तो आखिरकार हमारी मैडम का चेहरा फिर से खिल गया। फिर उसने धीरे से उसे कोहनी मारी। लेकिन एक बात बता, क्या सब कुछ जीजू ने ही प्लान किया या तूने भी उनके लिए कुछ किया है? रिया का सवाल सुनते ही अवनी चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी धीमी पड़ गई। सच तो यही था कि पिछले कुछ दिनों में आर्यवीर ने उसके लिए इतना कुछ किया था कि वो गिन भी नहीं सकती थी। उसकी पसंद का ख्याल रखा, उसके लिए कपड़े खरीदे, करवा चौथ का व्रत रखा, उसे मनाया, समझाया, हर कदम पर उसका साथ दिया। लेकिन उसने खुद आर्यवीर के लिए क्या किया था? यह सवाल पहली बार उसके मन में इतनी गहराई से आया। वो कुछ पल सोचती रह गई। अरे कहाँ खो गई? रिया ने उसके सामने हाथ हिलाया। अवनी एकदम से वर्तमान में लौटी। कहीं नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले चुका था। शायद उसे भी आर्यवीर के लिए कुछ खास करना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे वो हमेशा याद रखे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर घर का नौकर ट्रे लिए खड़ा था। नैना मैम ने चाय और नाश्ता भेजा है मैडम, अंदर रख दीजिए, अवनी ने कहा और खुद आगे बढ़कर ट्रे ले आई। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां बेड पर बैठी चाय पी रही थी, स्नैक्स खा रही थी और पहले की तरह हंस हंस कर गॉसिप कर रही थी। लेकिन उनकी हंसी के पीछे अब दोनों के दिलों में अलग अलग योजनाएं भी चल रही थी। रिया के दिमाग में शाम को आदित्य को प्रपोज करने का ख्याल घूम रहा था और दूसरी तरफ अवनी सोच रही थी कि वो अपने आर्य के लिए ऐसा क्या करे जिससे उसके चेहरे पर वही मुस्कान आए जो हर बार उसे देखकर उसके चेहरे पर आ जाती थी। दोनों दोस्त बातें कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब आने वाले खूबसूरत पलों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। रात का वक्त मुंबई का एक फेमस होटल था, एक बड़ा सा लॉन जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ वाइट एंड रेड बैलून्स और रेड वाइट लाइट्स जगमगा रही थी। पूरे लॉन को सुंदर दीपकों और आर्ट एंड क्राफ्ट की आकर्षक सजावट से संवारा गया था। लॉन के बीचों बीच एक टेबल और उसके आसपास 2 कुर्सियां रखी हुई थी। होटल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से आदित्य बाहर निकला। उसने जल्दी से दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला तो उसमें से रिया बाहर आई। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है, लेकिन रिया ने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि पहले अंदर चलो, फिर सब पता चल जाएगा। आदित्य के मन में तरह तरह के विचार भावनाएं चल रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। तभी रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, चलो। आदित्य उसके साथ धीमे कदमों से अंदर बढ़ गया। जैसे ही दोनों लॉन में पहुंचे, आदित्य के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई। सामने उसकी और रिया की एक खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी जिसके चारों ओर बेहद सुंदर सजावट की गई थी। थोड़ी दूर पर फूलों से सजी टेबल और 2 कुर्सियां रखी थी। आदित्य के लिए वो किसी सपने से कम नहीं था। जिस लड़की से वो इतनी मोहब्बत करता था कि उसे कहीं खो ना दे, इसलिए अपने जज्बात भी खुलकर नहीं कह पाया था। आज वही लड़की उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। रिया उसका हाथ पकड़कर आगे आई। सामने लाल गुलाबों की पंखुड़ियों से आई लव यू आदित्य लिखा हुआ था। उसे देखते ही आदित्य की धड़कनें और तेज हो गई। उसी समय धीमा म्यूजिक बजने लगा। रिया ने उसका हाथ छोड़ा और घुटनों के बल बैठ गई। आदित्य हैरानी से उसे देखता रह गया। रिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन महसूस कर सकती हूँ कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। प्यार और मोहब्बत जैसे शब्दों पर मुझे कभी खास यकीन नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मुझे खुद से भी प्यार होने लगा है। तुम्हारी परवाह, तुम्हारी डांट, तुम्हारा साथ अब ज़िंदगी भर चाहिए मुझे। तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे कभी शक नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाना चाहती हूँ। जानती हूँ कि तुम कब से खुद को मेरा मान चुके हो, लेकिन अब मैं खुद से भी ज़्यादा तुम्हारी होना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ना करना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारी बातों की भी कद्र रहेगी। ज़रूरी नहीं है मोहब्बत को हासिल ही किया जाए, कभी कभी मोहब्बत दूर रहकर भी बहुत खूबसूरत होती है। उसकी बात सुनकर आदित्य की आंखें नम हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिया ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है। वो भी तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कह नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। खुद से दूर करने का सोच भी नहीं पाऊँगा कभी। बस हिम्मत नहीं कर पा रहा था तुमसे कहने की। जान बचने लगी है मेरी तुम में। थैंक यू सो मच मुझे प्रपोज करने के लिए, मुझे प्यार पर भरोसा करवाने के लिए। उसके होठों से ये बात निकला और दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। आंखें नम थी, लेकिन होठों पर प्यार भरी मुस्कान सजी हुई थी। उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया और एक रोमांटिक म्यूजिक पर हल्का सा डांस करके अपनी खूबसूरत शाम को और यादगार बना लिया। आदित्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसकी मोहब्बत ने ना सिर्फ उसे अपनाया था, बल्कि अपने प्यार का इजहार भी किया था। डिनर के बाद दोनों होटल से बाहर निकले और गाड़ी की तरफ बढ़ गए।
रिया जैसे ही गाड़ी में बैठी, आदित्य भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। दोनों के दिलों में नए नए प्यार की मीठी हलचल थी। रिया ने इतना सब कुछ किया था कि अब उसे आदित्य की आंखों में देखने में भी शर्म आ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। आदित्य ने प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसे निहारने लगा। रिया की नज़रें अभी भी नहीं उठ रही थी। उसकी ये हालत देखकर आदित्य ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। उस स्पर्श से रिया की आंखें बंद हो गई और उसके गालों पर गुलाबी रंगत और गहरी हो गई। आदित्य मुस्कुराकर बोला, इतना हक तो बनता ही है ना। रिया ने धीरे से नज़रें उठाई। दोनों को आंखें मिली और उनके दिलों में अनकहे जज्बात शोर मचाने लगे। रिया के होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आगे बढ़कर रिया ने उसके होठों को लॉक कर दिया। आदित्य ये तो जानता था उसकी होने वाली बीवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसकी तरफ इतना खतरनाक स्टेप बढ़ाएगी वो ये नहीं सोच सकता था। लेकिन सुकून से उसकी आंखें बंद हो गई और वो उसे अपने और करीब खींच लिया। थोड़ी देर बाद रिया उससे दूर हुई और उसके होठों को हल्का सा छूकर मुस्कुराई और धीमी आवाज़ में बोली, मुझसे जुड़ा हर हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और मैंने पहली बार किसी की तरफ खुद से कदम बढ़ाया है और अपनी ज़िंदगी का हर हक उसे दिया है। और मैं चाहती हूँ मैं भी पहली और आखिरी लड़की रहूँ आपकी ज़िंदगी में, वरना आप मुझे जानते हैं। उसकी ये बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, वादा करता हूँ तुम पहली और आखिरी लड़की रहोगी मेरी ज़िंदगी में जिसके करीब मैं आऊँगा। ये बोलकर उसने उसका हाथ चूम लिया और फिर उसका हाथ प्यार से थामा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के चेहरे पूरी तरह खिले हुए थे और उनके दिल एक नई शुरुआत की खुशियों से भरे हुए थे। आज एक और दो दिल फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर एक होने को बेकरार थे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप आदित्य और रिया की भी जोड़ी देखना चाहते हैं?